भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट्री कमिटीज का हमेशा से ही एक बहुत बड़ा रोल रहा है। फिर आप इसके अलावा बात करें पार्लियामेंट्री कमिटीज में किसी भी फ्रैक्शन के बारे में, चाहे वो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी हो या फिर रिक्रूटिंग पार्लियामेंट्री कमेटी हो या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो सीएजी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले रिव्यू करती हैं और ये देखती हैं कि सीएजी ने अपनी ऑडिटिंग जो है वो सही तरीके से की है कि नहीं। इस तरीके से अगर आप वन बाय वन सारी की सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज को देखें तो आपको 100 से ज्यादा पार्लियामेंट्री इंपॉर्टेंट कमिटीज देखने को मिलती हैं, जो पार्लियामेंट का तो काम देखती ही हैं, लेकिन हर एक मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट की भी अलग अलग एक पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, जिनके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, उनका टेन्योर और उनके फंक्शंस एक दूसरे से काफी हद तक एक जैसे और कुछ हद तक एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग उन बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज में से जो फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं और डिटेल में और आसान भाषा में इस वीडियो में इस कमेटी के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। लेकिन इस फाइनेंशियल कमिटीज को समझने से पहले आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर दशहरे के मौके पर चहल एकेडमी एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। आप सभी एस्पिरेंट्स जो अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करने के सपने को पूरा करना चाह रहे हैं, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए दशहरे के सुनहरे अवसर पर यहां पर चहल एकेडमी आप सभी लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप लेकर आई है। अगर आप जीएस के प्रीलिम्स और मेंस के कोर्स को ऑनलाइन लाइव क्लासेस में सिलेबस के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर स्कॉलरशिप दी गई है और सिर्फ 49,999 रुपीज में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इन्हीं लाइव क्लासेस को अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखना चाहते हैं तो 19,999 रुपीज में आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए आप DUSS50 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग अपने फाइनेंशियल कमिटीज के फंक्शन पर। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर फाइनेंशियल कमिटीज के फंक्शंस में देखें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जितनी भी इंडिया में बेसिकली फाइनेंशियल कमिटीज हैं जो पार्लियामेंट के अंडर काम करती हैं, एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी के तहत उनको नाम दिया जाता है, दैट इज बेसिकली योर पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब ये जो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, या तो इन्हें लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इनके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है या फिर जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स के द्वारा आपस में इन्हें इलेक्ट किया जाता है। चेयरमैनशिप को लेकर अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं। कुछ कमिटीज ऐसी हैं जहां पर कोई मिनिस्टर किसी कमिटी का मेंबर या चेयरमैन बन सकता है और कुछ कमिटीज ऐसी हैं जहां पर कोई एक सेंट्रल मिनिस्टर इस पर्टिकुलर कमेटी का मिनिस्टर या मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन इन सभी का टेन्योर ऑलमोस्ट हमें हर बार सिर्फ 1 साल का ही देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी के सारे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो ये जो आपकी बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है आपकी अडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें सबसे पहला आता है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, जिसे आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसके तहत आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी देखने को मिलती है। वहीं अगर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो इसमें आपको कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, डिफेंस एंड एनर्जी देखने को मिलता है। वहीं जो आपकी अडॉक कमिटीज होती हैं वो ज्वाइंट कमेटी और सेलेक्ट कमेटी के नाम पर डिवाइडेड होती हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल को पास करने से पहले उन बिल की जो डिटेलिंग्स की जाती है उसमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई हमें दिखती है। अगर हम लोग यहां पर फाइनेंशियल कमिटीज की बात करते हैं तो नाम से ही ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड जो बेसिकली कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट में, उन्हें हम लोग फाइनेंशियल कमिटीज के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर एस्टिमेट कमेटी की बात करें तो ये जो बेसिकली आपकी एस्टिमेट कमेटी है, इसे सबसे पहली बार 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस कमेटी में आज की तारीख में आपको टोटल 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो सारे के सारे बेसिकली आपके लोकसभा से होते हैं। इसमें यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो 30 मेंबर आपके लोकसभा से होंगे वो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं आपस में ही एक दूसरे को वोट देकर यहां पर चुनते हैं। अपॉइंटमेंट इनका लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है और टेन्योर इनका सिर्फ 1 साल का ही होता है। यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है दैट द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, यानी कि जो 30 मेंबर हैं उस कमेटी में
उन 30 मेंबर्स में से ही कोई एक पर्सन उस कमेटी का चेयरमैन बनता है। अगेन उसका अपॉइंटमेंट लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है 1 साल के लिए। लेकिन नोटेबल पॉइंट यह है कि कोई भी जो मिनिस्टर है इस कमेटी का ना ही मेंबर बन सकता है ना ही चेयरमैन बन सकता है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा लोकसभा मेंबर है जो पहले इस कमेटी का मेंबर या चेयरमैन बन जाता है और बाद में उसे मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इस कमेटी की मेंबरशिप उस पर्टिकुलर पर्सन को या मिनिस्टर को छोड़नी ही पड़ती है। अगर हम लोग यहां पर इस पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन इनका फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है। कोई भी एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है, कोई इकोनॉमिक स्कीम आ रही है या फिर कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पर ये एक एडवाइजरी रोल जो है वो बेसिकली प्ले करती है कि किस तरीके की पॉलिसी देश के लिए पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगी। किसी भी स्कीम, किसी भी योजना में जो पूरी तरीके से फाइनेंस या इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट के सामने यही कमेटी जो है वो रखती है। प्लस किसी भी तरीके का जो एस्टिमेशन होता है जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, एस्टिमेशन इन द सेंस फाइनेंशियल एस्टिमेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे सजेशंस जो हैं वो बेसिकली आपके पार्लियामेंट में इसी कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं। अब इनके जो बेसिकली फंक्शंस हैं वो पब्लिक अंडरटेकिंग से ही बेसिकली कंप्लीटली रिलेटेड होते हैं, इसलिए नाम भी इसलिए ऐसा ही होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। दैट मींस गवर्नमेंट जो बजट निकाल रही है, जो पैसा निकाल रही है, जो पब्लिक फंड से ही आ रहा है और पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही यूज किया जा रहा है, उस सारे के सारे डिसीजन में हमें यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल इस कमेटी का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग आते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ, तो ये जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित की गई थी। आज की तारीख में अगर आप इस पीएसी या पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम लोग हिंदी में लोक लेखा समिति के नाम से भी जानते हैं, इसके फंक्शन की बात करें तो जब भी फाइनेंस मिनिस्टर हर साल जब बजट पेश करते हैं और हर मिनिस्टर को एलोकेट किए जाते हैं उनके फंड्स या ग्रांट्स या डिमांड, और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है और एक मिनिस्टर हजारों करोड़ रुपए तब तक खर्च कर चुका होता है, तो इस बात के चांसेस होते हैं कि सरकार के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा उस एलोकेटेड फंड ऑफ बजट में किसी न किसी तरीके का करप्शन किया गया होगा। अब मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर है जिसने 50,000 करोड़ रुपए एक साल में खर्च किए हैं जो पिछले वर्ष उन्हें बजट में मिले थे, तो ये 50,000 करोड़ रुपए कहां पर खर्च हुए हैं ये मंत्री को लिखित में जवाब देना पड़ता है, लिखित में इसका हिसाब देना पड़ता है। और ये हिसाब किताब जो मंत्री है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उदाहरण के तौर पर हम एजुकेशन मिनिस्टर ले रहे हैं, वो सीएजी को यहां पर जमा करता है। अब सीएजी इन 50,000 करोड़ रुपए की पूरी ऑडिटिंग करती है, जोड़ घटाना गुणा भाग देखा जाता है कि ईमानदारी से पैसा खर्च हुआ है कि नहीं, या ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ गई है कि कागज पे दिखाया गया है कि 100 स्कूल बनवाए गए हैं, जमीनी स्तर पर देखने गए तो सिर्फ 50 स्कूल बनाए गए हैं और 50 स्कूल का जो जेब का पैसा है वो मंत्री साहब की जेब में पहुंच चुका है। ये ऑडिटिंग जो है वो सीएजी के द्वारा की जाती है। अब ये सीएजी जो ऑडिटिंग अपनी करते हैं, ये अपनी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जमा करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी ये होती है कि इस ऑडिट रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जमा किया जाए। लेकिन पार्लियामेंट के पटल पर पेश होने से पहले इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेजा जाता है और यही वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो सीएजी के द्वारा की गई ऑडिटिंग की, यानी जमा की गई ऑडिट रिपोर्ट की एक बार फिर से रिव्यू करती है, यह देखने के लिए कि कहीं ऑडिटिंग में जोड़ने घटाने गुणा भाग में या करप्शन पकड़ने या न पकड़ने में कहीं सीएजी से तो कोई गलती नहीं हो गई है। एक बार जब यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट का रिव्यू कर लेती है, उसके बाद संसद के पटल पर इसे पेश किया जाता है। लेकिन ये जो 1921 का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का, सीधी सी बात है कि आजादी से पहले का था, यानी कि आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसको री-एस्टैब्लिश किया गया। सीएजी के बारे में क्या फंक्शन है, क्या रिलेशन है, हम बता ही चुके हैं इसके बारे में। इस कमेटी में आपको कुल मिलाकर 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 15 मेंबर्स आपको लोकसभा से देखने को मिलते हैं और बाकी के बचे जो बेसिकली 7 मेंबर्स हैं वो बेसिकली आपको राज्यसभा से देखने को मिलते हैं। 1967-68 में हमें एक चीज देखने को मिली थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है लेकिन पार्लियामेंट की एक ट्रेडिशन या प्रथा के तौर पर देखा गया कि 1967-68 से पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया
वो ऑपोजिशन पार्टी का बनाया गया। सीधी सी बात है, अगर रूलिंग पार्टी का यहां पर हमें चेयरमैन देखने को मिलेगा, तो अगर किसी तरीके का कोई करप्शन हुआ भी होगा तो हो सकता है, चांसेस हैं इस बात के कि रूलिंग पार्टी का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर इसको छुपाने की कोशिश कर सकता है। बाय द वे, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है 1 साल के लिए, और कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का ना तो चेयरमैन बन सकता है और ना ही यहां पर बेसिकली किसी भी तरीके का मेंबर बन सकता है। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर हम अंडरटेकिंग, अब यहां पर हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट अंडरटेकिंग यानी जो एस्टिमेट कमिटी है वो हो चुका है, पब्लिक अकाउंट कमिटी हमने देख लिया। अब ये जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग कमिटी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग या अंडरटेकिंग कमिटी है ये भी आपकी वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी है। इसमें आपको आज की तारीख में टोटल 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कैटेगराइजेशन इसका पब्लिक अकाउंट कमिटी की तरह ही बिल्कुल सेम होता है। उदाहरण के तौर पर यानी कि 22 मेंबर हैं तो 15 मेंबर आपके लोकसभा से आएंगे, 7 मेंबर्स आपके राज्यसभा से आएंगे। मेंबर्स आपस में ही वोट देकर मेंबर्स को चुनते हैं। चेयरमैन भी आपस में ही उस कमेटी में से चुना जाता है। मिनिस्टर यहां पे अगेन मेंबर या चेयरमैन नहीं हो सकता। इनका सभी का अपॉइंटमेंट अगेन लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है फॉर द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। अब यहां पर फिर से तो मिनिस्टर वाली चीज हम लोगों ने देख ली, तो यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी के तहत ही थोड़ा बहुत हमें सारी चीजें यहां पर सिमिलर देखने को मिलती है। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है इसके यहां पर क्या क्या मेजर फंक्शन है। सबसे पहला मेजर फंक्शन ये होता है कि पब्लिक अंडरटेकिंग जो है ये बेसिकली जितनी भी दूसरी कमेटी के अकाउंट्स हैं, दूसरी कमिटीज के जो रिपोर्ट्स हैं उनको रिव्यू करती है। यानी कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने किसी तरीके की कोई रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को रिव्यू करने का काम पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। जैसे हमने एस्टिमेट कमेटी या पब्लिक अकाउंट कमेटी देखा, उस रिपोर्ट को जब एक बार रिव्यू किया जाता है तो उस रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू किया जाता है, यानी री रिव्यू जो किया जाता है वो आपकी ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग करती है, चाहे वो किसी भी तरीके की क्यों ना हो। इसमें आप लोग सीएजी का भी नाम ले सकते हैं। यानी सीएजी की जो रिपोर्ट है पहले वो पब्लिक अकाउंट कमेटी रिव्यू करती है, उस रिव्यू को फिर से एक और बार रिव्यू किया जाता है ताकि फाइनेंशियल जो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो यहां पर पार्लियामेंट के किसी भी तरीके से किसी भी चीज में झलक ना जाए। तो ये जो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल कमिटीज हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए और जीएस पेपर 2 में आपके पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए भी। और इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी और लगातार इस तरीके का कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।